So last time I have given two of the complexes for whom the stereoisomers were to be found. One was this M, A, B, C, D, E, F, all the 6 different ligands in the octahedral complex. How many isomers are there possible? GI7 OI14. GI7 OI14. No. Any other answer? Anyone? Yes, apart from 714, any other answer? GI7 OI8. GI7 OI8. 9. GI15. GI15. That's correct. GI is 15. You have to take all the possible trans pairs with 6 different ligands in the octahedral complex. और OI कितना हो जाएगा उसमें? 30. हाँ? 30. 30. And the total stereoisomers will be? Okay. 15 is the GI, OI is 13. So how many will be total? 30 only, na? Yes, sir. Because 30 में 15 GI is already counted. अब ये 15 कैसे आता है? See, you have to make a combination of two ligands together. मतलब 3 trans pair आपको arrange करना है. अब इसका simple trick. The first arrangement could be AB with CD and EF. Now, keeping the AB to be constant or fixed, CD and EF can have 2 possible interchanges. I can have C with E and D with F. Again, AB को fix रखकर I can have C with F and D with E. So this is the first arrangement which can have 3 possible combinations. अब मैंने AB को fix रखा और बाकी 4 को interchange किया. Likewise, can you tell me what are other combinations possible? It's like you have 6 persons and you have to arrange them in a group of 2. How many possible arrangements are there? As simple as that. दो के ग्रुप में अरेंज करना है आपको तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस होंगे? तो AB के अलावा नाउ आई कैन हैव AC and with AC I can have 4 ligands or the 4 persons I can say as an example can have again 3 different arrangements. Do you all agree? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली मैं AD को फिक्स रख दूं और बाकी 4 को वापस इंटरचेंज करूं तो 3 टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे. लाइकवेज AE के लिए और 3 आएंगे और AF के कॉम्बिनेशन के लिए और 3 आ जाएंगे. मतलब सारे अरेंजमेंट्स लिखने ही नहीं है. So this covers all the possible arrangements for the 6 different ligands. Hence, the GI over here will be equal to 15. Now for every GI, there is no plane of symmetry. ठीक है, सारे लिगेंड्स अलग है तो कोई भी सिमेट्री आने का चांस ही नहीं है. तो सारे GI के लिए OI होगा 30 और टोटल 15 being common will be equal to 30. समझा? Yes, sir. So GI is 15, OI is 30 and the total will be equal to 30 for M, A, B, C, D, E, F type of octahedral complex. And one more, M, AB twice AB. GI कितना? 6. GI 6 करेक्ट है और OI? 6. OI भी 6. नहीं.
OI में गड़बड़ है। अच्छा देख, एनी अदर आंसर, एनीवन? 8, sorry. हाँ, 8 करेक्ट है, बराबर। अब देखो, यू हैव 2 बाइंडेंटेड लिगेंड्स बट द डोनर एटम्स आर डिफरेंट। तो बाइडेंटेड को मैं ऐसे ही अरेंज कर सकता हूँ, लाइक ए बी, एंड द अदर 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स ए एंड बी, लाइक दिस। अब दिस ए बी कैन बी एक्सचेंज कीपिंग द बाइडेंटेड लिगेंड का पोजीशन टू बी सेम। मतलब यहाँ पर ए बी को फिक्स रखकर आई कैन हैव एन अरेंजमेंट एज बी ओवर हियर एंड ए ओवर हियर। इट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट आइसोमर, बिकॉज यहाँ पर ए के सामने बी का इमेज है और बी का सामने ए का था। अब यहाँ पर इस ए के सामने बी तो फिक्स है, लेकिन बी के सामने बी का इमेज आएगा, मतलब दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड बी, द बाई यूनिडेंटेड वाला। ठीक है। अब मैं अगर बाइडेंटेड लिगेंड की पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी एक को फिक्स रखूं और दूसरे को इंटरचेंज कर दूं, तो आई कैन हैव ए बी अरेंज लाइक दिस, एंड अगेन दैट सेम कॉन्सेप्ट कि बाइडेंटेड को फिक्स रखा विद ऑलरेडी द ऑल्टर्ड अरेंजमेंट फॉर दिस, एंड यहाँ पर बी और यहाँ पर ए। समझा? So with respect to the adjacent positioning of the bidented ligands, I can have 4 possible arrangements. एंड अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड को आमने सामने रखूं, ए बी, तो आई कैन हैव ए अप और एंड बी डाउन। अब इस केस में ए बी को ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? No. नो, बिकॉज यहाँ पर आपका अबव एंड बिलो द प्लेन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं अगर लिगेंड्स की, बाइडेंटेड लिगेंड के डोनर पोजीशंस को चेंज कर दो, यानी बी यहाँ पर और ए यहाँ पर, विल दिस मेक अ डिफरेंस? Yeah. यस। तो So, ये है but 3 आपका and 4 are टोटल same. 3 and 4, दे आर सेम, बिकॉज बी के सामने यहाँ पर छोटा बी है, एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो बी के There also सामने there is. ये है, ए है, नहीं बट इस बी, कैपिटल बी के सामने ए, एक मिनट, Jain. पार्डन, They change capital A and B in the fourth. कैपिटल ए एंड बी, एक मिनट, ए के सामने बी के सामने बी, 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 one second. So this A will have A, B case, B, look at the distances. A will have angle of quality, B will have angle of this. Hmm. तो यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी? These two are okay. These two are okay.
I suppose the fourth one will not be the isomer because all the ligands are the equidistant only. Right? और कोई possibility दिख रहा है? What if we do B A A B and then B B in the same B A A B? A B and here A and B. B has an image of B, A के सामने A और A के सामने छोटा B. Yes. So that is the first one. B has First. A. No, first वाला नहीं है ना. No. B के सामने छोटा A है. यहाँ B के सामने B है. तो फोर्थ इसके सामने देखो B के सामने कैपिटल B कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना. हाँ, B के सामने So this is कैपिटल B कहीं पे भी नहीं आ रहा है. This will be a different isomer. Yes. Yes, sir. ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट. थर्ड के केस में ए बी बी एंड ए बी और हमने वापस इसको ही इंटरचेंज करके ये वाला अरेंजमेंट देख लिया. ठीक है, फाइन. And now will the first have the optical isomer? First Yes. one का होगा optical isomer? Yes. Second? Yes. Yes. Third? No. No. Why not? Capital A and capital A. Capital A and capital A? If I take The the mirror symmetry is image of strong. this, if I take the mirror image of this, will there be a different isomer in the space? Spatial arrangement इसका अलग है कि नहीं? Yes? Do we have a pause over here? Yeah. Okay, so if there is a symmetry, there will be its mirror image which will be superimposable. And if that is the case, there will be no OI possible. इस केस में No. तो यहाँ पर सिमेट्री किस तरह से है? Capital B, capital B. Okay, and but if you look at this B with respect to this A, will the image be same? ये वाला तो चलो सेम हो गया, ट्रांसपेयर बोल सकते हैं, है ना? So, but they are in the square planar. Which one? The capital A and small a. हाँ, बट कैपिटल ए का जो डेंसिटी है यानी डोनर एटम है, दैट इज नॉट सेम एज द छोटा ए ना. So what we cut from the plane, right? आप ये वाला बोल रहे हो, राइट? है ना? No, sir. Then The capital B's will be in the axial position. मतलब ये वाला, this one, right? Yes. This will be the square planar and this will be the transpair which will be same. जैसे यहाँ पर A का अगर देखोगे तो ये एक ट्रांसपेयर बन जाएगा और बाकी आप प्लेन में कंसिडर कर सकते हो. What about next? There is. और यहाँ पर किस तरह से देखोगे? OS. So it isn't. Why is possible or not?
No. Possible. There And is where is a the plane symmetry of you symmetry see? along small Pardon? along small a small b. मतलब ये वाला एक्सेस को तोड़ोगे, राइट? Yes, sir. So half of A would be here, half of A would be here, half of B would be here, half of B would be here, and ये वाला देखोगे तो this will also have a symmetry. तो जैसे हमने MA3 B3 देखा था ना, वैसा ही केस होगा ये, राइट? And what about this? Last वाला. It has a symmetry. And where is that? कौन सा प्लेन कंसिडर करोगे? जैसे यहाँ पर ये वाला कंसिडर किया ना, Either Capital B B. or Capital. A in the actual. A, loudly BB. please. ये वाला एक शेल में. We are Yes. talking like this, है ना? Yes, sir. So now the A's would be in the eggshell position. तो यहाँ पर ये और ये आपको नहीं देगा OI, सिर्फ पहले दो OI देंगे. इसका मतलब the GI are equal to 6. 6 is displayed. The OI will be equal to 4, 4 and the total would be equal to 8. 8. 8. ठीक है, so ये just extra examples है जहाँ पर if you have a bidentate ligand with the two different donor atoms and the two unidentate ligands which are different from each other, the arrangements can be having 6 GI and 4 OI with the total of 8 isomers possible. Okay. Now, after completing stereoisomerism, we move to the next topic, which is related with bonding in the complexes. Bonding in coordination compounds or bonding in complexes. Now, the moment I say bonding, in the chemical bonding, to understand the structures, we had talked about different theories. और उस different theories में we had VBT, valence bond theory, followed by hybridization, then the VSEPR, and last we had the molecular orbital theory. तो ये सारे bonding theories है जो अलग अलग aspects के साथ explains the bonding which is possible in the different molecules. ठीक है. Likewise, to explain the bonding in the complexes, we have many theories, but यहाँ पर we will be focusing on two theories. One is VBT, the valence bond theory, and the other is CFT, crystal field theory. Second one is very important. First वाला जो है उसके काफी सारे shortcomings या drawbacks है जो second theory से overcome हो जाता है. जैसे chemical bonding में भी if you know that we had started with octet rule, then we came to the VBT, then hybridization, VSEPR and MOT. ठीक है. Now, talking about VBT, what was the most important postulate of VBT in case of chemical bonding? How the bond formation was explained through VBT? Okay, let's take an example that I have a chlorine atoms and they have one unpaired electron each. So a covalent bond would be formed by sharing the electrons and a single bond would be formed. But ये जो bond form होता है उसके लिए VBT में क्या बोला गया था? What was the postulate?
about the extent of overlap. The strength of the bond was dependent on the extent of overlap, but the main postulate was overlap. मतलब उसे क्या बोला था कि a covalent bond would be formed if the half-filled orbitals with an unpaired electrons are overlapping with each other. Half-filled मतलब the orbital having single electron, and when they overlap, the spins should be opposite, such that the spin get neutralized and a stable molecule with the bond formation would be possible. ठीक है, तो VBT stated that a covalent bond is formed by overlapping. Main important word क्या है? Overlapping. Is formed by overlapping of two half-filled orbitals with unpaired electron and opposite spin. ठीक है, तो VBT in case of complexes also deals with the same concept. It states that a coordinate covalent bond between the metal and the ligand is formed by the overlapping of the orbital of the M and orbital of the ligand. Now, for the overlapping, when there is a coordinate bond formation possible, this orbital of M should be filled or vacant. 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 And the ligand ka orbital should be Filled. filled with how many electrons? Two. 2 electrons. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि if there are two atoms involved in the formation of a coordinate bond, then one of the atom shares the electron pair from the atom B. तो यहाँ पर A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए B donates its lone pair to the A. So M का orbital should be vacant and the ligand का orbital should have the filled electron. As per VBT, these orbitals will approach each other and there will be overlap between the orbitals like this and a bond formation would be possible. So that's a funda related to VBT for complexes. Understood? Yes? Hello? Yes. Okay. Now, with respect to VBT, we'll understand the bonding in various examples. First, I take the example of CO NH3 6 with a 3 plus. अब इसमें bonding के लिए just follow the steps which I am discussing. First thing is oxidation number of the central metal. What is that? +3. Plus 3. Then, what is the configuration of cobalt in the neutral ground state? Configuration. D block में किया है ना? Cobalt का atomic number is S2D7 हाँ 4s2 27. 3d7 4s2 with atomic 3d7. number 27. Yes. So 27 के रिस्पेक्ट से argon is the inert gas followed by 4s में 2 और 3d7. Now when cobalt loses 3 electrons, it will be lost from First S, then F, first then D. 4s and then 3d. So the configuration now will be 3D6. 6. So now cobalt ka 3 plus in the ground state have 6 electrons in the 3d orbital. ठीक है, तो हमारे पास d के 5 orbitals होते हैं and the 6 electron will enter as per the Hund's rule, one single and then secondly it will pair up. तो 6 electron pair हो जाएगा. अब 3d के बाद you have the 4s orbital which has now become vacant and it will also have the 4p का orbital which is vacant. ठीक है, अब जब हम बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, then we have the concept of the ground state and the excited state.
right? Now tell me, during the hybridization, is the excited state always formed? No. No. What was the condition? If ground state cannot explain the valency. Correct. If the ground state cannot explain the valency, then the excited state is required. जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन 6 has the configuration 1s2 2s2 and 2p का 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर एज सिंगल, 2p x में 1 y में 1. तो सबसे पहले VBT बोलता है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है. तो यहाँ पर ground state doesn't explain the valency. That's why excited state is required. In the excited state, 2s का 1 electron jumps into the 2p orbital, and now the configuration becomes 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. उसके बाद यहाँ पर the s and p orbital mix and recast, redistribute their energies to form the 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy and a perfect symmetry in space with definite orientation. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, राइट? अंडरस्टूड? Sir. तो अब यहाँ पर और एक चीज, in the hybridization, the molecule ka geometry was already observed and it was justified by using the concept of hybridization. जैसे methane was already observed to be sp3 tetrahedral, but ammonia was observed to be pyramidal and water was observed to be angular. What was the reason for the differences in their geometry or the shape? Presence Lone of pair. lone. Presence of the lone pair and the concept of repulsion was there, right? तो कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री ऑलरेडी ऑब्जर्व था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स हाइब्रिडाइजेशन. इट वाज ऑक्टाहेड्रल एंड द हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d2. ठीक है, यहाँ पर sp3d2 और d2sp3 दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं. अब देखने में आप बोलोगे कि sp3d2 लिखूं या d2sp3, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन practically there is a difference in the writing of the D before and after. When we write the D after, it includes that it indicates that the D orbital which is present in the outer shell is involved in the hybridization. और जब हम इनर की बात करते हैं, इसका मतलब जो मेटल का D ऑर्बिटल है वो ही यूज किया गया है. Cobalt NH3 6 3+ के लिए the hybridization observed was not sp3d2 but it was d2sp3. इसका मतलब there were inner orbitals of the D used for the hybridization. तो यहाँ पर एक assumption किया गया था, and the assumption was the influence of the ligand over the electrons present in the D orbital of the metal. Influence of the ligands. अब इसका प्रॉपर मतलब क्या है हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर it was assumed that ammonia is a strong ligand. Ammonia is a strong ligand या इसको strong filled ligand बोलते हैं. So when the ligand is strong, it means that the electrons which are unpaired in the d orbital gets paired. तो अमोनिया क्या करता है, इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है. तो जैसे यहाँ पेयरिंग हो जाएगा, नाउ द 6 electrons will be observed like this, making the d orbital vacant, followed by now s and the 3p also available for the donation, for the acceptance of the lone pair. तो अब क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है. Now the cobalt 3+ का 3d orbital have all the 6 electrons in the paired form, and we have the d, s and p orbitals available for the bonding. अच्छा, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत क्यों है?
because ammonia, there are 6 unidentate ligands. Each of the ligand will donate 1 electron pair एंड एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर अकोमोडेट हो सकता है, इसलिए 6 ऑर्बिटल की जरूरत थी. तो फाइनली ये 6 ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट होंगे एंड दे विल फॉर्म 6 S D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी. और अब आएंगे अपने 6 अमोनिया लिगेंड्स जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे एंड फाइनली it will accommodate the electrons in these hybrid orbitals and the complex would be formed. Understood? Yes or no? Yes, sir. अब इसको बेटर समझने के लिए सामने हम कोबाल्ट का ही वापस एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं बट लिगेंड को चेंज कर देते हैं. नाउ देयर आर 6 फ्लोराइड लिगेंड्स and it's an anionic complex. Once again, to start understanding the bonding, the first thing is oxidation number of cobalt. How much is that? Plus 3. So again, cobalt 3 plus will have a 3d6 का configuration. Again, इसके ground state में d के 5 orbitals होंगे equal energy वाले, जिसमें 6 electron will enter as per Hund's rule. And इसका 4s and 4p orbital vacant है. ठीक है. अब इसका जो observed hybridization है that is sp3d2. Observed is sp3d2. अब when I write sp3d2 इसका मतलब the d orbital of the outer shell will be involved in the hybridization. तो यहाँ पर VBT ये assume करता है कि जो F है उसका influence over the electrons is weak and that's why it was called as a weak filled ligand. Weak filled ligand. तो जब यहाँ पर फ्लोराइड आयन अप्रोच करता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पैर अप नहीं करता. नाउ आई रिक्वायर 6 ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्डिंग. आई हैव 4s 4p एज द 4 ऑर्बिटल्स बट आगे मुझे और d ऑर्बिटल चाहिए और 2 ऑर्बिटल चाहिए. तो इट विल यूज द ऑर्बिटल्स ऑफ द 4d and that's why after mixing and recasting अब जो orbitals बनेंगे they will be called as sp3p2 hybrid orbitals and thus the hybridization is sp3d2 in this case. Understood? Yes or no? Yeah. So अब I hope the difference in the inner d orbital and the outer d orbital d2 sp3 and sp3d2 is clear. 6 फ्लोराइड आकर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देंगे इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल्स टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब दोनों आपके सामने मैंने डिस्कस किया है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो वर्ड्स हम यूज करते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए. सिंस द d orbital of the metal ion itself is used in the hybridization, this CuNH36 3 plus complex is called inner orbital and this is called outer orbital. Point 1. Second, does the cobalt 3 ion now have any unpaired electron? No. No. So what will be its Bose magnetron? 0. 0. And what can you comment on the Bose magnetron in the case 2? Under root 24. Under root 24 because 4 into 4 plus 2 यानी number of unpaired electron 4 है यहाँ पर. Based on that the Bose magnetron will be equal to root of 24. 4 point something. ठीक है. Now because of the absence of any unpaired electron this is called as a low spin complex.
या फिर we call it as spin paired because electrons have got paired. लो स्पिन या स्पिन paired कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और यहाँ पर क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है for the same metal ion we call it as a high spin because there are 4 unpaired electrons present. या फिर it's also called spin free complex. High spin या spin free complex. ठीक है. And since there are no unpaired electrons, this will be a diamagnetic complex and this will be a paramagnetic complex. तो फाइनली एमसीक्यूज में सिंपली आपको यही सारे क्वेश्चंस आते हैं. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CuNH3 6 3+ is dash. Is it inner or outer orbital complex? Is it a low spin or high spin complex? Is it dia or para? एंड अगर मैग्नीट्यूड पूछना है तो बोस मैग्नेट्रॉन पूछ सकते हैं. समझा? Yes, sir. अब वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्सेस. So I take the example of NiCl4 2 negative. Once again, how do we start? Oxidation. Oxidation number of nickel, what is that? +2. अब निकल अपने ग्राउंड स्टेट में, what is the atomic number? S2D8. It's 28 and 4s2 3d8. So argon will be the nearest inert gas core followed by 4s में 2 3d में 8. 28 3d8 27 3d7 26 3d6. डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए. अब निकल का +2 will have the electrons lost from 4s having now a 3d8 configuration. So nickel ka +2 in the ground state will have its 5d orbital with 8 electrons entering as per Hund's rule. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. Now tell me how many orbitals are required here for the nickel to accept electron pairs from chlorine? 4. 4. So अब यहाँ पर वापस assumption ligand के basis पे होगा that ये strong filled है कि weak filled है. Now the Cl was observed to be a weak filled ligand. Weak filled मतलब इसके presence में electrons जो unpaired है वो pair होंगे कि नहीं? नहीं होंगे. तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा. So which are the orbitals available now for the bonding? SP3. sp3 because 4s का और 4p का orbitals use up होगा and now these will mix and recast, hence the observed and the hybridization which we have discussed gets justified. It is sp3 tetrahedral. ठीक है. So now the nickel +2 will have its 3d configuration as it is with 6 electrons paired and 2 are unpaired. अभी 4 मिक्स और रिकास्ट हो जाएंगे और 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे and they will accept the electron pairs from the chloride ligand. Clear? अब सुनो, इसके सामने वापस निकल का ही एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं NiCN4 with a 2 negative. So now once again we start with the oxidation number of nickel. It's once again 2. ठीक है. And the nickel +2 already discussed has a 3d8 configuration. तो इसके ग्राउंड स्टेट में इसका जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा. The 8 electrons will be arranged in the similar manner. So it will be 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है. अब यहाँ पर the observed arrangement of NiCN4 2 negative was a square planar and not tetrahedral.
और स्क्वायर प्लेनार मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होता है फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. So now, to justify that it is a DsP2 hybridization, the inner d orbital will be used in the hybridization. And for that, what is the assumption to be made? Strong Yeah. field ligand. That cyno is a strong field ligand, और इसके influence से the electrons which are present over here will get paired up, making the 3D का one orbital vacant. अब आगे जरूरत है अपने को 4s का एक और 4p के दो, राइट. Hence finally यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स एंड रिकास्ट होकर 4dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे. एंड दैट्स व्हाई NiCN4 जो है इट विल हैव एन अरेंजमेंट which will have the cyno ligands present in the same plane like this. समझा? ठीक है. और वही अगर हम NiCl4 negative 2 के लिए देखें तो Ni will have the 4 ligands arranged in the form of a tetrahedron. तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन द अरेंजमेंट इज डिफरेंट एज पर द हाइब्रिडाइजेशन. अंडरस्टूड? Yeah. Okay, now few important points. When the hybridization is sp3, do we need to write inner orbital or outer orbital complex? देखो, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट इन द हाइब्रिडाइजेशन, राइट? जैसे हमने पहले देखा. अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, डू वी नीड टू राइट इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल? No. नो. तो यहाँ पर इसका कोई फंडा नहीं आएगा. सेकेंडली, इज इट लो स्पिन और हाई स्पिन? High spin. That you can observe through the ground state configuration for the nickel plus 2. तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा with the Bose magnetron equal to root of H, and it will be a paramagnetic complex. यहाँ पर what will be the conclusions? Low spin. Low spin. Now, will it be inner orbital or outer orbital? यहाँ पे D involved है ना, क्या लिखोगे? Inner. इनर. और वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो हमेशा ही इनर ऑर्बिटल होगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब डी अंदर वाला यूज होता है वो इनर ऑर्बिटल ही कहलाएगा. इनर ऑर्बिटल. व्हाट अबाउट स्पिन? Low spin. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. And since it is low spin, generally the Bose magnetron, because of the electrons getting paired, will be equal to 0. And that's why it will be diamagnetic complex. Understood? Yes, sir. Yeah. Okay, next moving to the fifth example. Fifth is again nickel का coordination number 4 वाला carbonyl complex NiCO4. First step is oxidation number of nickel. What's that? 0. 0. So nickel अपने ground state में will have the configuration of 3d8 and 4s2. 4s2 3d8. ठीक है. So now I represent the orbitals of the nickel. 8 electron will enter as per Hund's rule. 5 single, 6, 7 and 8, and the 4s will have 2 electrons which are paired. ये है 3d और ये है 4s.
अब NiCO4 was observed to have a tetrahedral arrangement, मतलब इसका hybridization था sp3. अब sp3 को justify करने के लिए what could be the assumptions? Strong field. Strong field ligand. तो strong field में the electrons present in the 3D will get paired up. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये pair up हो जाएगा. Still there is a problem. क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? S is not vacant. The s orbital is not vacant, मतलब it can't be involved in hybridization. और इसका hybridization sp3 है. तो और एक assumption किया गया था, what could be that? Energy difference between 3D and 4s is small. So 4s electrons go into 3D. Yes. तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट बोला गया था कि 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्विच कर जाते हैं into the 3D, making the 4s available for hybridization. ठीक है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्विचिंग. एंड नाउ फाइनली निकल का D वाले ऑर्बिटल्स में देयर विल बी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पेयर्ड. इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. एंड दिस ऑर्बिटल्स विल बी involved in the mixing and recasting to form the 4sp3 hybrid orbitals, which will accept the electrons from the 4 carbonyl ligands. ठीक है. So now with all electrons paired, it is once again a low spin complex with the Bose magnetron equal to 0, and it's a diamagnetic tetrahedral complex. Diamagnetic tetrahedral complex. अब इसका 6th एग्जाम्पल है कॉपर NH3 4 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. एंड दिस इज वेरी कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड कप्रामोनियम कॉम्प्लेक्स. कॉपर और अमोनिया का एक स्पेशल नेम है कप्रामोनियम कॉम्प्लेक्स. अगेन स्टार्टिंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, व्हाट्स दैट? +2. तो कॉपर अपने न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है? S1D10. 4s1 and 3d10. अब जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो it will have the configuration as argon and 3d9. तो ग्राउंड स्टेट में कॉपर का +2 will have the 3d orbitals having 9 electrons present in it, which will enter as per Hund's rule 5 single, 6, 7, 8 and 9. ठीक है. अब बात करते हैं ऑब्जर्व. The observed arrangement of cupramonium complex was square planar, मतलब it was dsp2 hybridization. अब इसको अगर dsp2 जस्टिफाई करना है, अगेन कोई assumption करना पड़ेगा. VBT was all about assumptions. So now देखकर आप खुद भी assumption बता सकते हो. What was the assumption which was made? Energy difference between 3D and 4P is So electron jumps into 4. this electron jumps into the 4p, and now these 4 orbitals become available for the hybridization. तो अब इसके hybridized state में 3d के 4 orbitals filled रहेंगे with the 8 electrons. These 4 orbitals will mix and recast to form 4 equal energy dsp2 hybrid orbitals, and the 4p का one of the orbital will remain with one unpaired electron. और अब ये hybrid orbital में electrons आएंगे from the ammonia ligands. Understood? Yes. So now tell me, is it para or dia? Para. It's still a paramagnetic complex because of the presence of this one unpaired electron.
दैट इज वाई यहाँ पे हाई स्पिन हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज विथ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन द spin the spin free formula or the Bose magnetron is not very high. दो या दो से ज्यादा को जनरली हम हाई स्पिन बोलेंगे, तो इसको सिर्फ हम पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनार बोलेंगे with the Bose magnetron equal to √3. Fine. Yes, sir. So I've discussed 6 examples of the complexes as per VBT. फर्स्ट में आई कंपेयर्ड कोबाल्ट का दो कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया एंड फ्लोरीन, एक था D2sp3, दूसरा है sp3d2. द अजम्पशन ओवर हियर वाज द लिगेंड का स्ट्रेंथ. तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर कर देना है, और जब वीक फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करना है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्टिफाई द हाइब्रिडाइजेशन एंड द अरेंजमेंट. नेक्स्ट में निकल के दो कॉम्प्लेक्सेस को मैंने कंपेयर किया ऑन द सेम लाइंस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4. आइदर इट कैन बी टेट्राहेड्रल sp3 और स्क्वायर प्लेनार dsp2. एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स वर द केसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्विचिंग भी हो रहा था, जैसे यहाँ पर 4s से स्विच कर गया 3d में, और यहाँ पर 3d का इलेक्ट्रॉन स्विच कर गया 4p में. तो हर दो दो एग्जाम्पल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं. ठीक है. Now next, this is a very important point to be noted. VBT के एंड में हम नोट कर सकते हो. Platinum has bigger d orbitals than nickel does, which can hold more electron density more capably, because the electron density can be more spread out in a larger d orbital. Therefore, platinum can support a higher energy structure such as the square planar structure. अब देखो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लैटिनम एंड निकल both are present in the group 10 of the periodic table. In fact, this group 10 elements are famously nickel, palladium and platinum. So nickel जो है that's a lighter transition metal, whereas platinum could be considered as a heavy transition metal. Even palladium is considered as heavy transition metal. ठीक है. तो जो हेवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं प्लेटिनम और उसके जैसे, आई विल कॉल इट एज HTM, हेवी ट्रांजिशन मेटल्स. तो जो HTM होते हैं हेवी ट्रांजिशन मेटल्स लाइक प्लेटिनम, उसके अलावा पलेडियम, रोडियम, गोल्ड, ठीक है, इनके जो d ऑर्बिटल्स है दे आर मच बिगर एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑफ द 3d सीरीज. Because of the bigger d orbital, they can hold more electron density, and this electron density could be more spread out in a larger d orbital. That's why such type of elements always support a higher energy structure, such as the square planar in case of coordination number 4, irrespective of whether the ligand is strong filled or weak filled. तो यहाँ पर ligand का जो influence है वो मायने नहीं रखता. It doesn't dominate over the presence of the bigger d orbitals. इसका मतलब NiCl4 2 negative versus NiCN4 2 negative. What was the arrangement of NiCl4 2 negative? Square planar. NiCl4 2 negative, this one. sp3 tetrahedral versus NiCN4 2 negative is square planar, right? मतलब यहाँ पर the hybridization was different. बट यही सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर प्लेटिनम बनाए PtCl4 2 नेगेटिव वर्सेस PtCN4 2 नेगेटिव, तो एज पर द स्टेटमेंट यहाँ पर लिगेंड्स का जो इन्फ्लुएंस निकल पे हो रहा था वो प्लेटिनम पे नहीं होगा, because they are categorized under HTM with the bigger d orbital.
and the capability of holding a higher energy structure. इसीलिए इस केस में चाहे लिगेंड क्लोरीन हो या साइनो हो, in both the cases the hybridization is D sp2 and the arrangement is square planar. Understood? Yes. Now this also justifies some of the important complexes का hybridization. जैसे Wilkinson's catalyst. What was that? RHPPH3 thrice And Cl C. with a neutral complex having rhodium +1. यहाँ पर भी the coordination number is 4 and there is a heavy transition metal. तो hybridization अगर आप पूछा गया तो what would be the answer? DSP. DSP2 DsP2. Likewise, Z's salt. Formula KPTCl. KPT 3 Cl3 and C2H4. a pi donor ligand C2H4. ठीक है, ईटा यहाँ पर 2 लिखते हैं, हैप्टिसिटी. So this Z salt again platinum है, coordination number 4 है, आग बंद करके with this rule the hybridization is DsP2. तो यहाँ पर ligand कैसा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है because the influence is not dominant when it is HTM like the platinum, palladium, rhodium or gold. समझा? Yes or no? yes sir. So that completes the VBT का part, and now VBT में there were many shortcomings or the drawbacks. Let's understand them. While the VB theory to a larger extent explains the formation, structures and magnetic behavior of coordination compounds, it suffers from the following shortcomings. सबसे पहला shortcoming हम VBT को पूरा assumption पे ही justify किया है. So the drawback is it involves a number of assumptions which is really not justified. It does not give quantitative interpretation of magnetic data. Quantitative मतलब यहाँ पर जो Bose magnetron हम calculate करते हैं, कुछ complexes में it was not able to explain the magnetic data or the Bose magnetron. Color भी explain नहीं किया गया था because color was based on the DD transition. और यहाँ पर तो सारे ही डी ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पे दिख रहे थे, तो कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. It does not give a quantitative interpretation of thermodynamic or the kinetic stability of the complexes. ठीक है, तो स्टेबिलिटी का भी एक फैक्टर था जो बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. It does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar complexes. जब मन चाहा स्क्वायर प्लेनार को जस्टिफाई किया, जब मन चाहा टेट्राहेड्रल को जस्टिफाई किया. तो एग्जैक्ट क्या प्रेडिक्शन है, क्यों ऐसा किया जाता है, वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया. एंड लास्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बीबीटी के बाद आया. ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको जस्ट इन्फ्लुएंस बताया, वर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड. ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के वर्ड्स हैं ये लेटर ऑन कोई अलग थियोरीज के थ्रू जस्टिफाई किया गया था. So now, because of all the following shortcomings, the VBT was replaced by CFT, that is crystal field theory, a very, very important bonding theory in complexes. Okay, now understand this part. So we are first talking about crystal field splitting in octahedral coordination entities. मतलब यहाँ पर भी दो की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए. तो पहले 6 के लिए बात करते हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, VBT stated that a coordinate bond is formed between the metal and the ligand by, what was the main word for VBT? कैसे बॉन्ड बना रहा है? overlap. ओवरलैप. अगेन क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है?
overlap. So metal and ligand के orbitals overlap to form a bond. Now CFT इस postulate को completely rule out करता है. CFT बोलता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोई टाइप का ओवरलैप नहीं होता है. इनफैक्ट मेटल और लिगेंड के बीच में द बॉन्ड इन द केस ऑफ CFT is formed because of the electrostatic attraction between the metal and the ligand. तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है CFT का, that is what everyone, that is what Electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. सो हमारे पास एक मेटल आयन है, लेट्स से Fe विद अ प्लस चार्ज. जनरली कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली. ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस हमने न्यूट्रल भी देखे थे, नेगेटिवली चार्ज भी देखा था. ठीक है, तो उसको हम साइड में रखते हैं एंड वी टॉक अबाउट द कॉमन कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल इज पॉजिटिव एंड द लिगेंड्स लेट्स से इज नेगेटिव, साइनो लिगेंड. तो CFT बोलता है कि this plus charge and the negative charge have a force of attraction due to which a bond between them is formed. So it's kind of an ionic bond which is formed between the cation and the anion. वैसे ही यहाँ पर Fe+2 cation और साइनो माइनस अनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है. लेकिन हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे भी है विच आर न्यूट्रल, तो उसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? तो CFT बोलता है कि ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स है दे हैव अ पोलैरिटी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So we know that water or aqua is a polar molecule because of the difference in electronegativity. So now the electrostatic attraction will be between the plus charge of ion and the delta minus of oxygen. Through the oxygen, the lone pair gets donated and this attraction makes the bond formation possible. So that justifies the postulate related with CFT, that's electrostatic force of attraction. ठीक है, अब यहाँ पर when the ligand is approaching the metal ion, ligand जब approach करता है metal ion को, तो its influence over the d orbitals of the metal ion is different. अब ये influence over d orbital का मतलब क्या है? I'll just explain in a moment. But उसके पहले let me talk about d subshell. How many orbitals did the d subshell have? 5. 5, and they were named as X, Y, Z, X, XY, YZ, ZX, and X square minus Y square and Z square. x square minus y square and z square. And what was the difference in this notation? X, Y, Y, Z, ZX का मतलब क्या? Between the axes. Between the axes. And square notation? Along the axis. Along the axis. इसका मतलब if I talk about dxy, this is my x of axis, this is y, and let's say this is z. So dxy will have a double dumbbell between the x and between the y. सेम लाइंस पे अगर मैं इसको y और z बोल दूं तो दिस इज dyz, ये z और x बोल दूं तो ये हो जाएगा zx. ठीक है, whereas जब स्क्वायर नोटेशन की बात करते हैं तो इन दिस केस इफ आई हैव x एंड y लाइक दिस एंड दिस इज द z, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब द डबल डम्बेल का one dumbbell is on the x and the second is on the y. And dz square had a special arrangement called donut. डोनट. ये z एक्सिस ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक डंबल जो है वो z एक्सिस के ऊपर था along the z and the other was in the xy plane indicated by a ring. ठीक है, so this is donut shaped dz square. Correct.
Yes, sir. समझा? Okay. Now, having understood this d subshells का 5 orbitals, let's move to understanding the CFT for octahedral. Now, इसको समझाने के लिए I'll just represent the octahedral arrangement in a cube. So let's consider कि मेरे पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के एक सेंटर पे, कॉर्नर पे there is a metal present. So if I extend this line, can I say these are the three axes associated with the metal ion? Yes, sir. So let's say this is my x axis, ये हो गया y axis, और ये हो गया z. सॉरी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलेगा ना? These are my 3-dimensional Yes, sir. axes. अब when I talk about the octahedral arrangement for coordination number 6, अब ध्यान देना, octahedral arrangement. We know that for the octahedral arrangement of complexes, 4 of the ligands are present in the Same. same plane, and the 2 ligands are above and below. ये है अपना ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 जो लाइंस है, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर? Yes, sir. Obviously, because they are all having an angle of 90 degree. अगर ये perpendicular है तो I can consider this line as my x axis, this as my y, and the third axial वाला, जो actually axial नहीं है, as my z axis. चलेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना. तो ये वाला मेटल का जो ये 6 लाइंस है, कैन आई से इनके थ्रू ही मेरे लिगेंड्स का अटैचमेंट होने वाला है? 1 2 3 4 5 and 6. Do you all agree? Yes, sir. So this is how I can visualize my octahedral arrangement in a cube by keeping the metal ion at one of the corner, and उसके जो 3 axis है उस पे मेरे 6 ligands को place कर सकता हूँ. ठीक है, अब if I have metal ion का dxy versus dx square minus y square, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये वाला, एंड ये y एक्सिस है. ठीक है, तो if I consider dxy, one of the lobe of that double dumbbell will be between these two axes. ये दोनों एक्सिस के बीच में होगा. ठीक है, ये ना एक ये x लेते हैं, ये y लेते हैं, और इसको z ले लेते हैं. चलेगा ना? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से. सो ये मेरा x है और ये y है, तो बिटवीन एक्स वाई ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन लोब, DXY. dxy, और ऑन द एक्सिस जब मैं लोब ड्रॉ करूं, ये कौन सा हो गया? DXY minus Y. dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर. तो ये मेटल का d ऑर्बिटल है. अब लिगेंड जो है वो ये ग्रीन कलर वाला है. तो जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा, सब जगह से अलोंग द एक्सिस आने वाला है. ठीक है, तो व्हेन द मेटल का ऑर्बिटल and the ligand का orbital approaches each other, there is a electrostatic attraction as per CFT between the metal and the ligand. लेकिन CFT बोलता है कि attraction के साथ साथ there will also be attraction के साथ साथ there will also be repulsion, because ये metal के d orbitals में electrons तो already present है. Some of them are vacant but other are filled up, right? Yes, sir.
ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड जो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है या उसके पास लोन पेयर है, उसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बिटवीन द फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लिगेंड, अट्रैक्शन के साथ साथ देयर विल आल्सो बी रिपल्शन। Whenever there is a repulsion between the electrons, what happens to the energy? Does it increase or decrease? Increase. Increase. Repulsion हमेशा एनर्जी को बढ़ाता है। तो सीएफटी क्या बोलता है कि जब मेटल और लिगेंड एक दूसरे को अप्रोच करता है तो द डी ऑर्बिटल का एनर्जी गेट्स रेज्ड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी एनर्जी रेज हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन दो ऑर्बिटल में लिगेंड का इन्फ्लुएंस कौन से ऑर्बिटल पे ज्यादा है? Which is having a greater influence of the repulsion? XY या x square minus y square? The answer is definitely, undoubtedly x square minus y square, because ये इसके पाथ पे ही आ रहा है ना। लिगेंड का पाथ और मेटल का ये जो ऑर्बिटल एक्सिस पे है वो सेम पाथ में है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस लिगेंड के साथ ज्यादा होगा। और इसी का एक और ऑर्बिटल अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसका इन्फ्लुएंस इस लिगेंड के साथ कंपैरेटिवली लेसर होगा। यस और नो? अरे बोलो ना भाई। Yes. तो देखो इनिशियली पांचों डी ऑर्बिटल ऑफ द metal ion were at the same energy level. Now when the energy levels are same for any metal ion, the orbitals are said to be, क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? When the orbitals are at the same energy level, we say the orbitals are Degenerate. degenerate. तो जब तक ये फ्री मेटल आयन है ना, जब तक ये बैचलर है, तब तक वो सेम एनर्जी लेवल पे रहता है। अब इस पे लिगेंड का इन्फ्लुएंस हुआ, देखो कैसे लाइफ चेंज हो जाती है बंदे की। तो लिगेंड ने क्या किया, इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ा दिया है, बीपी बढ़ा देता है वो। तो अब यहाँ पर दोनों का एनर्जी रेज हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल को कंपेयर करूं तो किसका एनर्जी ज्यादा रेज होगा? X square minus y square. सो इट स्टेट्स दैट जो स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स है कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जो लिगेंड के पाथ में आते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो लिगेंड के पाथ में नहीं आते हैं उसकी एनर्जी इतनी नहीं बढ़ती, रेज होती है लेकिन इट इज नॉट रेज टू अ ग्रेटर लेवल। आता है समझ में? Sir. तो लिगेंड ने इस बंदे का लाइफ चेंज कर दिया। जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें 2 को ज्यादा रेस किया और 3 को कम रेस किया। इसकी वजह से इन दोनों में दरार पड़ गई, डिफरेंस आ गया एनर्जी का। ठीक है, दैट इज व्हाट द सीएफटी का मेन कॉन्सेप्ट इज अबाउट। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जस्ट विजुअलाइज दिस। You can observe this is the central metal with the 6 ligands, out of which 4 are in the plane and 2 are above and below, and वो axis के along दिख रहे हैं, right everyone? अब जब ligands यहाँ पर approach करेगा तो the z square and x square minus y square will approach along the axis, इसीलिए ये वाले ऑर्बिटल्स जो है एनर्जी को ज्यादा रेस करते हैं, देखो ऊपर गया। लेकिन जो ऑर्बिटल्स बीच में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यही मैंने बताया था पीछे, राइट? ये देखो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है
लेकिन ये वाला कम इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली लोअर होती है। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू T2G सेट एंड EG सेट। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट। अब कितने ऑर्बिटल्स है इक्वल एनर्जी वाले? 3. 3, इसलिए बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, इसलिए बोलते हैं T2G। और यहाँ पे EG, E रिलेट्स टू अ ग्रीक लेटर विच मीन्स 2, डबली डीजेनरेट, तो इसको EG दिया जाता है नोटेशन। So this one is T2G and this is EG set of the orbitals. Clear? Yes, sir. अब जो NCERT में डायग्राम दिया है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले जब मेटल आयन बैचलर होता है, बैचलर यानी वो फ्री होता है लाइफ में, तो खुश रहता है because the energies are equal and the orbitals are said to be Degenerate. degenerate। फिर इसके लाइफ में आता है लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी रेज हो जाती है। अब इन्फ्लुएंस करने का तरीका अलग अलग था, तो पांच में से 2 ऑर्बिटल आर रेज टू अ ग्रेटर लेवल एंड द 3 ऑर्बिटल्स आर रेज टू अ कंपैरेटिवली लोअर लेवल। ओके, तो जो 3 ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ है दे आर XY YZ एंड ZX एंड दे आर कॉल्ड T2G सेट। एंड जो 2 ऑर्बिटल्स है इट्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, उसको बोलते हैं EG सेट। और जो डिफरेंस है एनर्जी का उसको डेल्टा O बोलते हैं। O फॉर Orbital. नहीं, इन व्हाट अरेंजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? Octahedral. So O means octahedral. So this is the energy difference for this d orbitals. O refers to octahedral. ठीक है? अब टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर, हम क्या बोलते हैं कि लिगेंड ने जब Fe+2 के d ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस किया, बोथ वर रेज्ड एंड लेट्स से इन दोनों का एवरेज लेवल अगर मैं देख लूं, तो हम बोलते हैं कि पांचों ऑर्बिटल वर रेज्ड टू दिस लेवल। ऑन एन एवरेज दे वर रेज्ड टू दिस लेवल। अब ये एक हाइपोथेटिकल सेंटर है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट नॉर्मली समझने के लिए दिस इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। इसको बोल दिया बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मतलब हाइपोथेटिकल सेंटर। अब इससे ये बोलते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू द एवरेज लेवल दिस 2 ऑर्बिटल आर रेज्ड एंड द 3 ऑर्बिटल्स आर लोअर्ड इन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेज किया जाता है दिस इज रेज्ड बाय 3/5 डेल्टा नॉट प्रपोर्शन एंड दिस इज लोवर्ड बाय -2/5 डेल्टा नॉट। अब ये वैल्यूज कैसा आया, इसका कॉन्सेप्ट समझो। 2/5 इज 0.4, Yes, so sir. this 3 orbital individually gets a -0.4 डेल्टा नॉट का वैल्यू। मतलब हर ऑर्बिटल की इतनी एनर्जी है, तो टोटल कितनी हो गई? minus 1.2. -1.2, और ऊपर वाला 3/5 का मतलब 0.6 हो गया, तो इसकी 0.6 डेल्टा नॉट प्लस और इसकी भी 0.6 डेल्टा नॉट प्लस, कितना हो गया टोटल? 1.2. 1.2 डेल्टा नॉट। सो व्हाट हैपेंस जब मैं यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स का एनर्जीज एड अप करता हूँ तो क्या मिलेगा? 0। दैट्स व्हाट दिस एवरेज एनर्जी लेवल विद द बेरी सेंटर इज कंसिडर्ड। इसलिए नीचे वाले को 2/5 और ऊपर वाले को 3/5 डेल्टा ओ से इंडिकेट किया जाता है। और इसका सिंपल ट्रिक भी है कि यहाँ पर दिस 3 ऑर्बिटल्स आर लोअर्ड as compared with the 2 orbital in a ratio of 2/5 delta O।
2 आउट ऑफ द टोटल 5 ऑर्बिटल, तो 2/5 डेल्टा ओ। और ये जो 2 ऑर्बिटल रेज हुआ है वो 3 आउट ऑफ 5 के प्रोपोर्शन से रेज हुआ है। समझा? Yes, sir. Now look at the diagram given in your NCRT. So the free metal ion have all the 5 orbitals at the equal energy level, they are degenerate. Ligand आया, उसने दोनों सेट्स को रेज किया, तो एज अ एवरेज एनर्जी लेवल हम इसको एक हाइपोथेटिकल सेंटर मानते हैं, बेरी सेंटर, जिससे ईजी सेट रेज हुआ और T2G लोअर हो गया। ठीक है, एंड द एनर्जीज वर 3/5 डेल्टा ओ फॉर दिस एंड नेगेटिव 2/5 डेल्टा ओ। इसको नेगेटिव लिख लो प्लीज, माइनस है ये। एंड द सेट्स वर कॉल्ड T2G एंड EG. So now looking at this, can I say there is splitting of the d orbital which has happened in this? That is the reason this particular theory is called crystal filled splitting theory, CFT, जहां पर क्रिस्टल मेटल को इंडिकेट करता है, filled यानी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, एंड द d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इंडिकेट्स दिस वर्ड। क्रिस्टल यानी द मेटल आयन, फील्ड यानी द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, एंड स्प्लिटिंग मतलब the energy of the d orbitals which are splitted up in the presence of the ligand. That is what is related with influence of the ligands. Am I clear on this? Yes, sir. Okay. एंड ये जो एनर्जी है ना यहाँ पर डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एनर्जी, crystal field splitting energy, shortly called CFSE. ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पर CFT gives you a concept about the strong and the weak field ligands. जो influence होता है, that influence could be identified by the ligands का strength, and the strength of the ligand is given by a series called spectrochemical series. तो अब इस सीरीज में देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कार्बोनाइल, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द d orbitals, followed by cyanide, ethylene diamine, amine and EDTA4-, और बाकी के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में इन 5 को याद रखना इन द ऑर्डर, और ऑर्डर याद रखना सिंपल है, देखो CO CNEN NH3 EDTA, CO CNEN NH3, CO CNEN NH3, and then the hexadentate ligand EDTA4 negative. अब आगे आप देखोगे तो NCS नेगेटिव, वाटर, ऑक्सलेटो, हाइड्रोक्सिडो, फ्लोरिडो, सल्फिडो, क्लोरिडो, isothiocyaneto, bromido, iodo, all are comparatively the weaker filled ligands. हम अपने लिए SFL को इतना तो याद रखना ही है, strong filled ligands. अब इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान देना। So I take a central metal ion with its pi orbitals having the equal energy level. मैं मान लो मेटल आयन Fe2+ लेता हूं जिसके 5 ऑर्बिटल जब ये फ्री है, बैचलर है, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तब डीजेनरेट है। ठीक है, अब दो तरह का लिगेंड इसको अप्रोच करता है, एक लेते हैं वाटर एज एन एग्जांपल एक्वा, और दूसरा लेते हैं साइनाइड। ठीक है, अब एज पर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट कैन यू कमेंट ऑन द लिगेंड्स? Water is weak, cyanide is strong. Water is a weak filled ligand and cyanide is a strong filled ligand. मतलब जब Fe2+ को cyanide अप्रोच करेगा, this d orbitals would be raised in the energy
and the increase in the energy in presence of strong field ligand would be much greater as compared to what would happen in water. मतलब यहाँ पर सिंपल है कि एक बैचलर है, उसकी लाइफ में दो गर्ल्स आती हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करती है और दूसरी वीक। तो जो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही है उस केस में जो एनर्जी का रेज होता है दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू द वीक इन्फ्लुएंसर। इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग द डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको बेरी सेंटर हाइपोथेटिकल सेंटर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो T2G है और EG का डिफरेंस है दैट वुड बी मच ग्रेटर व्हेन देयर इज अ साइनाइड। बट वही चीज वाटर के प्रेजेंस में जब होगी तो जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। समझता है? तो यहाँ पर भी अपना T2G और EG रेज तो होगा, लेकिन इट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू what we have in the case of a strong field ligand. Is this very clear, everyone? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो स्प्लिटिंग होता है ना वो कम होता है, द डेल्टा नॉट की वैल्यू वुड बी लेसर। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ, तो उसका डेल्टा नॉट का वैल्यू बड़ा होता है। दैट्स द डिफरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्सेस वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब हम Fe के d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। दो इलेक्ट्रॉन निकालो, Fe2 प्लस है 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को मुझे इन ऑर्बिटल्स में फिलअप करना है एंड आई हैव टू फॉलो द ऑफ-बाउ रूल। तो अगर ऑफ-बाउ रूल फॉलो करता हूं तो द इलेक्ट्रॉन विल एंटर एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, देन इट विल स्टार्ट पेयरिंग अप। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों केस में सेम तरीके से जाएंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो। T2G के लेवल पे तीनों इलेक्ट्रॉन सेम जाएंगे। बात आती है फोर्थ इलेक्ट्रॉन की। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से फिलअप हो सकता है, या तो वो सेम एनर्जी में पेयर अप करेगा इसके साथ, या फिर ऊपर Eg के ऑर्बिटल में जाकर फिलअप होगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, या तो वो इसी लेवल पे पेयर अप हो सकता है या ऊपर जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा आपका स्प्लिटिंग का एनर्जी। अब देखो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से कुछ एग्जांपल देता हूँ, ध्यान देना। मान लो यहाँ पर डेल्टा नॉट जो है वो 200 का डिफरेंस है, और ये मान लो इसका 5 गुना है, 1000 यूनिट्स का एनर्जी डिफरेंस आया, 200 और 1000। ओके, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है अगर वो पेयर अप होता है तो उसको पेयर करने की एनर्जी भी लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। और मान लो ये पेयरिंग एनर्जी 500 यूनिट्स की है। ठीक है, तो अब आता है बात फोर्थ इलेक्ट्रॉन का। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर देखता है कि पेयर करने के लिए 500 की एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और ऊपर Eg में जाने के लिए 200 ही खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बंदा अगर स्मार्ट रहेगा तो क्या सोचेगा? Go to EG. Go to Eg because there is a less energy to be consumed. सिंपल। Yes, sir. अब यही फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पर देखता है, तो यहां पर सोचता है कि पेयर करने के लिए 500 है और ऊपर जाने के लिए 1000 है, तो क्या करें? Pair up. पेयर अप। तो दैट्स हाउ जो बीबीटी में हमने अजम्पशन किया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर लो, वीक फील्ड है तो पेयर मत करो, उसको जस्टिफाई किया यूजिंग दिस स्प्लिटिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट। कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई तो ऊपर जाएगा, कम हुआ तो सोचेगा भाई पेयर अप ही कर लेता हूँ। ठीक है,
So now comes the condition, ध्यान देना. If the delta naught splitting का energy is less than the P pairing energy, then pairing होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. और अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P है तो pairing होगा. Understood? Yes, sir. ठीक है. वंस अगेन इट्स अ वेरी सिंपल फंडा कि बंदा जब बैचलर है तो एनर्जी इक्वल है. लिगेंड के इन्फ्लुएंस में स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट बड़ा होता है, वीक इन्फ्लुएंसर होगा तो डेल्टा नॉट छोटा होता है. 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वैसे ही जाएगा. लेकिन बात आती है चौथे इलेक्ट्रॉन की, तो वो स्मार्टली सोचता है कि जहां पर एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी वहां पर वो फिलअप हो जाएगा. तो वीक फील्ड के केस में ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में नीचे ही पैर अप हो जाएगा. दैट्स इट. नथिंग ग्रेट इन दिस, है ना? क्लियर? Does it give us these values? नो नो नो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिगेंड्स. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब दिस इन्फ्लुएंस विल हैव अ डेल्टा नॉट व्हिच इज मच ग्रेटर एंड एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी. अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इट विल बी बेटर अंडरस्टूड. But you are not supposed to understand or remember the values, not required at all. Only the concept is important. Okay. Now total 6 electrons का filling कैसे होता है? Weak field ligand के presence में 1 2 3 4 ऊपर गया, 5 यहाँ पर जाएगा, एंड अब 6th इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? T2G. T2G में पैर हो जाएगा, क्योंकि अव्वा बोलता है हमेशा लोअर को पहले फिल करो और बाद में हायर को फिल करो. तो यहाँ पर सब अपना अव्वा का फंडा अप्लाई हो रहा है. ठीक है. और इस केस में द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G, फिफ्थ पैरअप, सिक्स्थ पैरअप. करेक्ट? Yes, sir. सो नाउ दो इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर द FeH2O6 2+, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, Fe2+ और वाटर लिगेंड है. Yes, sir. नाउ द d ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज T2G में कितने इलेक्ट्रॉन एंड Eg में कितने इलेक्ट्रॉन. तो जैसे हम 1s2 2s2 लिखते थे, अब विद इन द d ऑर्बिटल हम लिखेंगे T2G कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? T2G 4. में 1 2 3 4, तो T2G रेज टू 4 एंड Eg रेज टू 2. 2. तो जो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6 इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी नाउ better written as per CFT as T2G4 and Eg2. And for the Fe का साइनो कॉम्प्लेक्स, the Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन would be written as 6 EG0. T2G6 and Eg0. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, समझा यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. ओके. नाउ बेरी सेंटर से ये हमने एक एवरेज रेफरेंस लिया था, और ऊपर की तरफ हाउ मच वाज दिस एनर्जी? 3/5. 3 आउट ऑफ 5, ऐसे याद रखो, 3 आउट ऑफ 5. और नीचे -2/5. ठीक है. और इस एनर्जी को एक नाम दिया था, दैट वाज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? Yes, नाउ sir. ईच ऑफ दिस ऑर्बिटल हैड एन एनर्जी ऑफ हाउ मच?
कितना दिया था ऑर्बिटल को एनर्जी? Each of this orbital had an energy of how much भाई? रिस्पॉन्ड करो ना तुम लोग. हेलो. 0.4 delta naught negative, right? Everyone, hello. Yes, sir. Okay. So now the CFSE is calculated as the number of electrons in T2G times the energy associated with T2G plus the number of electrons in EG times the energy associated with EG. Now can you fill in the blanks? Chalo, help me with this. Number of electrons in T2G. Can you repeat? The number of electrons in T2G. So like, what do they stand for? Can you repeat that order? Crystal field splitting energy can be calculated as the sum of the total energies of T2G and EG. Now T2G का हर orbital का energy was how much? Minus 0.4 delta O. So now if there are 4 electrons in the orbital, the total energy of the T2G level is 4 times minus 0.4 delta naught. समझा? Yes, sir. And plus the electrons in EG, how many are that? 2. 2 and times 0.6. 0.6 delta naught. Okay, so what is the calculation now? It's equal to minus 1.6 delta naught and plus 1.2 delta naught equal to minus 0.4 delta naught. ठीक है, ये इसका CFSE वैल्यू है. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ बाय कंपेयरिंग द CFSE फॉर द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. चलो इसका बताओ मुझे एवरीवन. Minus 2.4. It will be 6 times minus 0.4 delta O plus 0 into 0.6 delta O. मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं. तो ये हो जाएगा minus 2.4 delta naught. ठीक है. अब यहाँ पर the CFSE is a parameter for identifying the stability of complex, and with the magnitude of CFSE the stability is compared. More the magnitude, more is the stability. नेगेटिव साइन को कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखो तो विच इज हैविंग अ हायर CFSE? FECN6 for FeCN6 for negative. Hence the CFSE is a measure of stability of the complex. कई बार कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं, EAN के अलावा, लिगेंड के अलावा CFSE का एक और पैरामीटर है जो स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकता है. अंडरस्टूड? yes, sir. So that completes the CFT concept for the octahedral complexes. एक बार फिर से a quick revision, pay attention please, और कुछ भी नहीं समझा हो तो please ask. So the first thing is CFT rules out the overlapping of orbital concept given by VBT. In fact, it states that between the metal and the ligand, there is an electrostatic force of attraction which makes the bonding possible. Now, as per CFT, apart from the attraction, there are also repulsive forces between the electrons of the metal and the electrons of the ligand. तो इस repulsion की वजह से the d orbitals का energy get influenced differently. And as per observation, the orbital which were on the axis were influenced more because they are in the path of the ligand as compared to the orbital which were present between the axis. That is why there are two orbitals which are raised more
and we called it as EG, doubly degenerate, and the 3 orbitals which were differently influenced called as T2G, triply degenerate. Triply degenerate. ठीक है, अब ये डायग्राम से it should be very much clear that in the octahedral complex the d orbitals can either occur on the axis or between the axis. लेकिन लिगेंड तो आपका कैसे अप्रोच कर रहा है हर जगह से? On the axis. along the axis. बस सिंपल है. तो along the axis में जो ऑर्बिटल आएगा वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए ईजी ज्यादा रेज हुआ और टी2जी कंपैरेटिवली कम रेज हो गया. तो ये जो हम सेंटर कंसिडर करते हैं ये एक हाइपोथेटिकल सेंटर है कॉल्ड एज Barry center. Berry center. Now with respect to Berry center, the EG is raised by 3 by 5 delta O because it is 3 out of 5 and the E2G is lowered by 2 out of 5 delta O. And that particular energy consideration is called crystal field splitting ka energy. And then I gave the example of two of the ligands जो strong field और weak field में classify किया और उसका जो influence है वो देखा हमने. Clear? Yes, sir. अच्छा, finally, if they ask about the Bose magnetron and the hybridization over here, can you answer the first and the second part? B and the center of 24. Bose magnetron is root of 24, yes, and sp3d2. and this will be what type of complex formed? Outer orbital high spin complex, correct? क्योंकि यहाँ पर ये So how चार do you get अनपेड, SP3? pardon? How do you get sp3d2? See, these were the 5 orbitals of metal ion, and are there any d orbitals available for bonding? ये मेरे 3d orbitals ही है ना. There are no d orbitals available. So यहाँ पर जो bonding में participate करेगा, they will be 4s, 4p and 4d का 2 orbitals. Oh, okay, I got it. ठीक है, जैसे मैंने कोबाल्ट के लिए किया था यहाँ पर VBT में. ये देखो, अगर यहाँ पर d ऑर्बिटल अवेलेबल है तो d2sp3, नहीं है तो sp3d2. एग्जैक्टली सेम एग्जांपल मैंने फेरस के लिए दे दिया है ना. Yes, मतलब अंडरस्टूड. yes, sir. And what will be the Bose magnetron here? 0 0 with the hybridization. d2sp. D2sp3. d2sp3 क्योंकि अब d अवेलेबल है, मतलब यहाँ d अवेलेबल हो तो d2sp3, ना हो तो sp3d2. इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट इट कैन इवन एक्सप्लेन द कलर नाउ, राइट? बिकॉज कलर के लिए हमने क्या बोला था कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो dd ट्रांजिशन करता है, एंड बिकॉज ऑफ द dd ट्रांजिशन द ट्रांजिशन मेटल आयंस एक्वायर कलर. यस और नो? Yes, sir. तो जो भी ड्रॉबैक्स वीबीटी के थे वो सब अब एक्सप्लेन हो गए. यहाँ पर कोई तरह का अजम्पशंस नहीं किया. मैग्नेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब लोअर और हायर पे कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन विच इज एक्सप्लेन्ड बाय सीएफटी. कलर एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी सीएफएसई के थ्रू किया, प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं बिकॉज लिगेंड का जो इन्फ्लुएंस है और पेयरिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली आपको हाइब्रिडाइजेशन और बाकी सारी डिटेल्स बता सकता है. एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बीच में यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू क्लियर डिस्टिंग्विश है. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये एक स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू द सीएफटी फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग.
जो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने सब कुछ कवर किया है। मतलब मान लो आपको FeCN64 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दिया, देखो क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं एक ही कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन जो आप फिलअप करके बता सकते हो D2sp3। उसके अलावा सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आउटर है कि इनर है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड, द बोथ मैग्नेट्रॉन इज जीरो, मतलब इट्स अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। The way of writing the configuration now would be T2G6 and EG0, ये आपका थर्ड। PFEC कैलकुलेट करके बताओ फोर्थ। ठीक है, डेल्टा नॉट लेस देन P या डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है ये पूछा जा सकता है एज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? समझा? How does CTS have to do with this? व्हाट पार्ट? सॉरी, CTS, charge transfer. यस, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड जो है वो यहाँ पर स्प्लिटिंग के रिलेटेड ही फंडा है ना। KMnO4 में MnO4 negative was having a dark color not because of the unpaired electron but because of the charge transfer spectra। तो वो जो मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर Mn+6 करता है, उससे वो जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेड आता है वो dd ट्रांजिशन करके कलर बताता है। तो इट इज नॉट अ डायरेक्ट dd ट्रांजिशन बट इट इज इनडायरेक्ट वाया द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन तो होगा ही, लेकिन इनडायरेक्टली होगा, मोमेंटरीली होगा फॉर एग्जिबिटिंग द कलर। समझा? Yes, sir. तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडो लिगेंड के प्रेजेंस में Mn के जो d ऑर्बिटल्स है दे डोंट रिमेन एट द सेम एनर्जी लेवल। तो Mn का +7 जब बैचलर था तब खुश था, अब 4 ऑक्सीडो लिगेंड्स आ गए, तो 4 ऑक्सीडो लिगेंड्स ने इसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, वापस यहाँ पर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मोमेंटरी ट्रांसफर होता है जिसमें Mn का +7 changes to Mn का +6, giving you one unpaired electron in the T2G level, and now it jumps and finally gives you the color for the MnO4 negative complex. Understood? Yes, sir. KMnO4 भी तो एक कॉम्प्लेक्स ही है ना, इसको जस्ट हमने ऐसे कभी लिखा नहीं है लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स ही है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो, एनी डाउट इन एनी पार्ट, कोई भी छोटा सा पार्ट नहीं समझा हो तो प्लीज आस्क। यस, एनीथिंग? So, हाँ बोलो। नथिंग? so do all the ligands हाँ से do all the ligands influence along the axis on only in case of octahedral the influence for the ligands which are approaching along the axis is more। अब tetrahedral में will it be same? इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में किस तरह से होता है। अब टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स होते हैं दे आर नॉट एट 90 डिग्री, दे आर एट 109 डिग्री 28 मिनट्स, इसलिए उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कुछ अलग तरीके से होगा, और वो जब हम समझेंगे तो दिस डाउट विल बी क्लैरिफाइड। बट द आंसर इज द Sir, इन्फ्लुएंस इज नॉट सेम इन ऑल द अरेंजमेंट्स। यस, sir, is the same applicable for polydentate ligand? यस, पॉलीडेंटेड में भी जब वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये सेम चीज अप्लाई होगा, बट उसमें स्टेबिलिटी का एक और फैक्टर किलेशन आ जाएगा, बट देन द फंडा Okay, रिमेन्स द sir. सेम ना।
चाहे साइनाइड के 6 लिगेंड्स ले लूं या फिर मैं एक EDTA को ले लूं, ये भी तो 6 डोनर एटम्स है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब EDTA 4 माइनस अप्रोच करेगा ना, तभी भी स्प्लिटिंग होगा, तभी भी T2G नीचे होगा, EG ऊपर होगा। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्लासिफाई किया ना हमने EDTA को, पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो ये ज्यादा स्प्लिट अप करेगा, मतलब द डेल्टा नॉट वुड बी लार्जर इन केस ऑफ EDTA ऑल्सो। क्लियर? Okay, so I'll stop here.